तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या देखते हैं जी? एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लो दो चार्ज है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन 2 मीटर है और ये है 10 कूलम, ये है 2 कूलम। अब फोर्स निकाल रहा है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना जी? तो K का इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 है 10, Q2 है 2 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। देखेंगे तो वैल्यू आएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये फर्स्ट एग्जांपल। मान लो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पे क्या चार्ज रखे हैं जी? Q, और सबका लेंथ कितना है जी? मान लो L। तो किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं जी? किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स। तो अगर हम करें इस चार्ज को, तो जिस पे फोर्स निकालना है उसको बना दो हीरो, मतलब सर्किल कर दो। अब केवल हमें देखना है उस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, वो चार्ज कहां कहां लगा रहा है कोई मतलब नहीं है। तो इस चार्ज पे एक चार्ज ये है जो फोर्स लगाएगा सेम है, तो इसी लाइन के अलोंग इधर लगेगा, ये है F1। और इसी चार्ज पे ये वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा कि नहीं जी? और वो किधर होगा? तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, दोनों सेम है तो अवे लगेगा, इधर लगेगा क्या जी? ये होगा F2। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा जी? 60 डिग्री। वैल्यू हो जाएगा कितना जी? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। देखो जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो रिजल्टेंट लिखने का डायरेक्ट यूज करने वाला तरीका, अगर F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड, तो थीटा हो 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट हो जाएगा सीधे √3 टाइम्स 1F। अगर थीटा हो 90 डिग्री तो रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स F। थीटा हो 120 डिग्री तो रिजल्टेंट हो जाएगा डायरेक्ट F। इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे तो रिजल्टेंट हमेशा मिडिल में लाई करेगा। रिजल्टेंट हमेशा कहां पे लाई करेगा? ऑलवेज लाइज इन द मिडिल। तो बोला जी 60 डिग्री है तो मिडिल में लाएगा, मतलब किसी एक से 30 डिग्री पे। F का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये वाला यूज होगा कि नहीं जी? थीटा कितना है जी? 60 डिग्री। तो वैल्यू कितना होगा? √3 टाइम्स इंटू F का वैल्यू कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये होगा आंसर। ये क्या होगा जी? आंसर। समझ में आया? देखिए लेते हैं हम क्या जी, दो स्ट्रिंग से दो स्फेरिकल बॉब है, कनेक्टेड है, दोनों पे सेम चार्ज Q है, दोनों का मास M है। जब ये टच करोगे सेम चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। थीटा डिग्री। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं जी? चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये बात जानते हैं कि इसका ऊपर टेंशन हुआ होगा। अरे यार स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो टेंशन इसको हुआ होगा। नीचे इसका खुद का फोर्स mg, और दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग क्या लग रहा होगा जी? F इलेक्ट्रिक। अरे बोलो, वही काम इसके साथ भी होगा। ऊपर टेंशन T, नीचे mg, और इधर क्या लग रहा होगा जी? F इलेक्ट्रिक।
किसी एक को ले लेते हैं। बोलो जी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे लामिस थ्योरम। क्या लगाएंगे जी? लामिस थ्योरम। देखो जी अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा जी? थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा जी? 90 प्लस थीटा। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला चीज है 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा जी? 180 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? या देखो ये लाइन है तो ये थीटा, तो ये बचेगा 180 माइनस थीटा। लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो टी के सामने का एंगल कितना है जी? 90 डिग्री। तो टी डिवाइडेड बाई साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एम जी के सामने का एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा। तो क्या लिखेंगे जी? एम जी डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा। रिजल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टी एफ ई डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है ना जी। एम जी डिवाइडेड बाई ये दोनों का वैल्यू कितना होगा जी? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो टी इक्वल टू, एक तो ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि अपना फोर्स है नीचे वाला, नीचे है जी एम जी, इधर है टेंशन टी वर्टिकल से थीटा डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल में है एफ इलेक्ट्रिक। तो हम टी का कंपोनेंट लेंगे तो इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। बोलो जी अगर रेशियो लोगे तो क्या लिख सकते हो? टेन थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। बोलो जी इस मीडियन लाइन होगा तो ये दोनों से इक्वल एंगल बनाएंगे कि नहीं? ये क्वेश्चन उठता है। पहला, इफ थीटा Q1 not equal to Q2, then what will effect on थीटा 1 and थीटा 2? मान लो इसको थीटा 1 बोले और इसको थीटा 2 बोले तो क्या होगा जी? Q1 और Q2 इक्वल ना हो, M1 तो क्या बोलेंगे जी? थीटा 1 और थीटा 2 में अगर कमेंट करो क्या बोलोगे? तो अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसको डिसाइड करेगा कौन? M1 एंड M2। इफ M1 इक्वल टू M2 देन थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। देखो जी क्यों? क्योंकि ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा ना जी, तो हॉरिजॉन्टल तो इक्वल होगा ना जी। अब वर्टिकल अगर इक्वल फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा। अगर कोई भी कंडीशन Q के साथ हो, Q1 इक्वल टू Q2 और Q1 नॉट इक्वल टू Q2 एंड M1 नॉट इक्वल टू M2, तो थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2, ये फिक्स है और इसको नोट कर लेना। तो ये पेंडुलम केस में इतना सारे केसेज हम देख सकते हैं। एफ ई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो जी ये वाला आर होगा तो एफ ई इक्वल टू लिख सकते हो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये वाला आर। क्या लिखोगे जी? एल साइन थीटा और एल साइन थीटा।
यानी 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है जी? तो यह है पेंडुलम का केस। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को एक किसी लिक्विड में डालते हैं। तो लिक्विड में डालेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? तो उसमें इफेक्टिव mg आएगा। क्या आएगा जी? इफेक्टिव mg आएगा और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम बायोंसी के कारण mg का एक फोर्स ले लेंगे वर्टिकल वाला, और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड k के कारण लिखेंगे। यानी कि अगर मान लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो तो Fe बाई के। अरे बोलो, समझ में आया? तो इसको दूसरे तरीके से भी, वैसे तो रेयर में रख के देखे या वैक्यूम बोल सकते हो। जब इसको मीडियम में रख के देखेंगे तो Fe डिवाइडेड बाई के, और ऊपर लगेगा एक बायोंसी फोर्स। आओ देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर है? मान लो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। मान लो दो चार्ज है, ये Q1 और ये Q2, दोनों का बीच का सेपरेशन है R। ठीक, फिक्स्ड है। क्या है जी? फिक्स्ड। अभी लेते हैं फिक्स्ड। अब बोले कि थर्ड पॉइंट कहां पे होगा, या थर्ड कहां पे रखेंगे चार्ज को कि वो अपने को स्टेबल फील करे। स्टेबल फील करे मतलब उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जी? 0 हो। देखते हैं। तो अपना पहला धर्म है कि दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। क्या करना जी? दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। अब आप बताओ, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए हो तो पोजीशन एक होता है 1, 2 और 3। या तो दोनों चार्ज के बीच में कहीं रखो, इधर लिख सकते हो और इधर रख सकते हो। कौन से कंडीशन में रखेंगे कि हमारा चार्ज जो थर्ड होगा वो स्टेबल होगा? तो इसमें केस होता है क्या कि इन दोनों चार्ज में क्या रिलेशन है? तो मॉड Q1 ग्रेटर देन मॉड Q2, पहला चीज है। इफ केस ये है तो देखते हैं। तो बोलो जी, अगर मान लो यहां रखते हो कोई चार्ज को, तो ये प्लस ही रख लो, तो ये इसको क्या करेगा जी? इधर भगाएगा, और ये भी इसको इधर भगाएगा। बोलो जी, दोनों के वजह से फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है कि नहीं जी? दोनों के वजह से फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? तो अगर दोनों की वजह से फोर्स का डायरेक्शन सेम में है तो कैंसिल आउट करने की प्रोबेबिलिटी है? नहीं है। अगर करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मतलब ये पोजीशन नहीं होगा, यहां भी ये पोजीशन नहीं होगा। तो केस कौन सा आएगा कि मिडिल में कोई पॉइंट रखें। फिर लेते हैं, अगर यहां रखोगे तो ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा। दोनों को वजह से लगने वाला फोर्स क्या है जी? अपोजिट है, मीन्स कैंसिल आउट होने का प्रोबेबिलिटी है। मतलब दोनों चार्ज अगर सेम होगा तो इन दोनों के बीच में ही कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एफ नेट क्या होगा जी? 0, और चार्ज अपने को स्टेबल होगा। मान लो यहां से x डिस्टेंस बाद, Q1 के से x डिस्टेंस बाद चार्ज रखे हो Q। क्या रखे हो जी? Q। अब ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा जी? L या R माइनस एक्स। फोर्स निकाले F1, तो F1 इक्वल टू K Q1 Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और F2 इक्वल टू K Q2 Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
दोनों जीरो तब होंगे जब F1 इक्वल टू क्या होगा जी, F2। तो जब F1 इक्वल टू F2 होगा मीन्स k Q1Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k Q2Q डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो k q कैंसल आउट, यानी कि जो चार्ज थर्ड चार्ज रख रहे हो वो तो कैंसल आउट हो गया इक्वेशन से। मीन्स इन सिचुएशन में Q कुछ भी हो, कोई भी मैग्नीट्यूड का हो, है ना जी, किसी भी नेचर को हो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, इस पॉइंट पर रखोगे तो स्टेबल ही होगा। अब वैल्यू निकालते हैं, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो रूट ओवर Q1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर Q2 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो स्क्वायर गायब इधर आ जाएगा तो आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर Q2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q1। अरे बोलो, देखेंगे ध्यान से तो आर बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू रूट ओवर Q2 बाई रूट ओवर Q1। फिर से सॉल्व करेंगे तो आर बाई एक्स इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस वन होगा, यानी कि रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q1। अगर ध्यान देंगे सॉल्व करना है हमें क्या चीज, x का वैल्यू, तो x को उधर ले जाओ, इसको इधर करो, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर Q1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 इंटू R। देखें जी, जो चार्ज ऊपर रखेंगे उसी से वो डिस्टेंस निकल के आएगा x। यहां पे चार्ज हम Q1 से x माने, है ना जी, तो हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो x जो है वो Q1 से ही। कोई डाउट बाबू? अच्छा, ये डायरेक्ट यूज होगा, भले ही ये दोनों चार्ज प्लस हो या दोनों चार्ज माइनस हो। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, जिस चार्ज से सेपरेशन देखना है रूट ओवर Q1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज, डायरेक्ट अप्लाई। जैसे देखो ना, मान लो ये 9 कूलम है और ये कितना है जी, 4 कूलम है, और दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो 2 मीटर है। तो बोलो जी थर्ड चार्ज कहाँ रखोगे, तो मिडिल में रखोगे। किससे निकालना चाहते हो? अगर 9 कूलम से रखना चाहते हो तो जो x पोजीशन आएगा वो 9 रूट ओवर 9 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 4 इंटू दोनों का बीच का सेपरेशन 2। जो भी वैल्यू आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 5 मीटर x इक्वल टू। जो x आएगा वो कहां से आएगा, जो x आएगा वो 9 कूलम से, जो चार्ज ऊपर होगा उससे। अब भले ये माइनस होगा तभी वैल्यू इतना ही आएगा, है कि नहीं जी? कोई डाउट नहीं? समझ में आने वाली बात क्लियर है? अब अगर केस लेते हैं कि दोनों फिक्स्ड है बट दोनों का साइन क्या है जी, अपोजिट है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है तो फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई होके आएगा, वो होगा, याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, x इक्वल टू रूट ओवर Q1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा Q1 माइनस रूट ओवर Q2 इंटू R। ये बड़ा मैग्नीट्यूड और ये वाला छोटा मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा जी? आएगा? चलो एक बार देख लेते हैं उस चीज को। देखो, मान लो ये प्लस Q और ये माइनस Q, Q1 है ये Q2 है। अब थर्ड चार्ज कहाँ रखोगे कि वो स्टेबल अपने को फील करे? तो अगर इधर रखोगे तो ये उसको भगाएगा और वो उसको बुलाएगा, दोनों अपोजिट लगेंगे, कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी है।
यानी कि ये रीजन और ये रीजन दोनों में होगा और अंदर तो नहीं होने वाला है। अब इन दोनों में से देखें कि कौन सा फोर्स लगाएं, कहां पे पॉइंट रखें। तो अगर मान लो बड़े वाले के पास में और चार्ज रखोगे तो बड़ा वाला का फोर्स ज्यादा होगा और छोटे वाला का कम होगा। ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड कम है, यानी कि हमें चार्ज नजदीक किसके रखना पड़ेगा, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास। फिर से लिख लीजिए या सोच लीजिए, हमें स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले के पास रखना पड़ेगा। स्मॉलर मैग्नीट्यूड अगर Q2 है तो मान लो Q2 से x डिस्टेंस पे यहाँ चार्ज रखोगे तो बोलो जी ये उसको बुलाएगा F2 और ये उसको भगाएगा F1। नेट बुलाना इक्वल टू नेट भगाना मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू 0। मीन्स अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब यहाँ थर्ड चार्ज को प्लेस करोगे तो क्या होगा जी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो अपने को स्टेबल फील करेगा। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ये वाला डिस्टेंस कितना है जी x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जी r प्लस x। कितना होगा जी r प्लस x। चलो जी F2 निकालते हैं। तो KQ2 मान लो चार्ज रखे हो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा KQ1 Q डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही होगा ना बेटा जी। देखें KQ कैंसल आउट। फिर अगला स्टेप जो पीछे किए हैं अटेम्प्ट किए हैं वही होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा जी, रूट ओवर Q2 डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स। फिर करेंगे तो R प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट ओवर Q1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q2। ध्यान देंगे कि ये भी देखो जी R बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर Q1 बाई रूट ओवर Q2। सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, यानी फाइनली माइनस आने वाला है। क्या आने वाला है जी माइनस। तो वैल्यू कितना होगा जी रूट ओवर Q1 बाई रूट ओवर Q2 माइनस 1 रूट ओवर Q1 माइनस रूट ओवर Q2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q2। अरे बोलो कोई दिक्कत। देखें और ये हो जाएगा R बाई एक्स इक्वल टू करेंगे इसको उधर करेंगे तो रूट ओवर Q2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q1 माइनस रूट ओवर Q2 इंटू R। आया कि नहीं। ध्यान दें जो ऊपर चार्ज होगा डिस्टेंस उसी से होगा। मैं Q2 से x लिया तो Q2 से, अगर x लेता Q1 से तो यहाँ पे पॉइंट होता है x Q1, तो जो उससे डिस्टेंस लोगे वो होगा। दूसरी बात है कि बड़े वाला मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वाला। तीसरी बात यह है कि दोनों के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई करना। याद रखने के लिए दोनों साइन सेम होंगे तो बीच में होगा प्लस का साइन, और दोनों साइन अपोजिट होगा तो बीच में होगा माइनस का साइन। याद रखने के लिए दोनों साइन सेम होंगे तो बीच में होगा प्लस का साइन, और दोनों साइन अपोजिट होंगे तो बीच में होगा माइनस का साइन। और इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला केस देखते हैं। पीछे हमने सारे चार्ज को देखा, पीछे जितने भी चार्ज को देखे दो चार्ज फिक्स था, मतलब फिक्स चार्ज का सिस्टम था। अब हमें देखना है कि चार्ज फिक्स नहीं है ना जी। अब उनको थर्ड चार्ज ऐसे रखना है कि पूरा सिस्टम क्या हो जी इक्विलिब्रियम में हो या फिक्स हो। ध्यान दो, मान लो ये Q1 और Q2 अभी पकड़ के रखे हो कि और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है जी R। अब आप चाहते हो कि ये हमारा सिस्टम पूरा क्या हो फिक्स रहे, तो अब ऐसी बात है कि दोनों अगर सेम साइन है तो हम कहां रखेंगे बीच में। ये तो फिक्स हो गया, बीच में कहीं रखेंगे, मिडिल में किसी पॉइंट पे रखेंगे, ये तो फिक्स हो गया। अब वो चार्ज का नेचर कितना होना चाहिए,
तो चलो एक बार प्लस क्यू लेते हैं। तो ये तो हो गया पॉइंट, लेकिन अब प्लस क्यू के कारण देखो तो ये भी इसको भगा रहा है और ये भी इसको भगा रहा है। ये रुकने वाला है क्या? नहीं रुकने वाला, मतलब प्लस तो होने वाला नहीं है। माइनस क्यू लेते हैं, तो माइनस क्यू लेंगे तो ये तो पॉइंट स्टेबल है। इस पॉइंट को देखते हैं तो ये इसको बुला रहा है और ये इसको भगा रहा है। अब तो स्टेबिलिटी का कंडीशन है। अरे बोलो, समझ में आया? अब पॉइंट तो ये फिक्स हो गया कि हाँ यहाँ पे नेट फोर्स क्या है जी? 0 है। मतलब क्या कि Q1 से अगर ले रहे हो तो क्या लिखेंगे जी? ये वाला x ले रहे हो तो √Q1 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस Q2 इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन r, ये आ गया x पिछले कंडीशन से। अब ये Q का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो हम F नेट इस पे करके तो हम ये कंडीशन निकाले। अब हमें देखना है कि इस पे क्या नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। चार्ज का नेचर तो हमने निकाल लिया कि दोनों प्लस है तो माइनस होगा, अगर दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, मतलब अपोजिट नेचर का बीच में चार्ज होगा अगर सेम दोनों चार्ज है तो। ठीक। अब थर्ड कंडीशन में कि हम इस पे एफ नेट निकालना 0 चाहते हैं, तो हम इसको निकालते हैं कि Q1 और Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देख के Q1 कैंसल आउट, तो हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या √Q2। या हमें वैल्यू Q ही तो चाहिए, तो Q इज इक्वल टू Q2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया? Q का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया, Q2 भी अब फिक्स करना पड़ेगा, और वो कितना होगा जी? Q इक्वल टू Q2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू भी निकाल चुके हैं तो इसको पुट भी कर सकते हैं। देखिए Q का वैल्यू आया, क्या आया जी? Q2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बोलो जी Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। देखेंगे आर स्क्वायर कैंसिल, तो Q का वैल्यू कितना आएगा जी? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर। तो ये Q का मैग्नीट्यूड निकल के सेम, अगर दोनों पॉजिटिव है तो अंदर क्या रखेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो नेगेटिव होगा। डिस्टेंस निकाल चुके हैं, जिससे निकालना है x उसका √ओवर करके ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों साइन सेम है तो दोनों को रूट करके ऐड कर देंगे। अरे बोलो, और इनटू दोनों के बीच के सेपरेशन r। उसके बाद हम सिस्टम स्टेबल में चाहते हैं तो इस पे भी एफ नेट क्या चाहते हैं जी? 0। उसके लिए हमने ये इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन से Q का वैल्यू आया Q2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम x का वैल्यू निकाले हैं जो पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा। तो डायरेक्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों सिस्टम के प्रीवियस चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के रूट का सम का स्क्वायर, है ना जी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी? तो क्यों ना हम इसी समय ये देख लें कि अगर दोनों, या होमवर्क आप ले लो, चेक कर लेना क्या है जी, ये प्लस Q1 है और ये Q2 माइनस है और फ्री है, सब क्या है जी? फ्री है। तो थर्ड चार्ज कहां रखेंगे? किस मैग्नीट्यूड का रखेंगे, है ना जी, ताकि सिस्टम क्या हो जी?
इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ये बात हम जानते हैं Q1 ग्रेटर देन Q2। चलिए, स्टेबिलिटी का रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया, पेंडुलम को लगाकर देखा। देखिए 12th को जो भी चीज है एक लाइन ही है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो आके 12th में सीखे। बाकी जितना चीज जो आप अप्लाई कर रहे हैं 11th का बेसिक अप्लाई कर रहे हैं, वो भी क्या, तो यहाँ एफ नेट इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम का न्यूटन फर्स्ट लॉ, और ये सारे चीज अप्लाई करते हैं। अरे बोलो, तो 12th को अगर स्टैंडर्ड लेवल का बनाता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 11th। मान लो हेक्सागोन ले लेता हूं, इसके सारे वर्टेक्स पे चार्ज Q रखें, मान लो एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है, और इसके सेंटर पे हमें नेट फोर्स किसी Q नोट पे निकालना है। ठीक है, अब ये Q देख के हम इसको बोलते हैं कि क्लास 12th का प्रॉब्लम है, लेकिन ये बेसिक क्या है, वेक्टर का एप्लीकेशन है। ये बात जानते हैं कि सिमेट्रिक होगा तो सारे चार्ज अगर होते, मान लो अगर ये होता, तो यहां पे एफ नेट कितना होता है जी, 0। मतलब कि ये जो फोर्स लगाता वो लगाता किधर, इधर लगाता, तो ये लोग सब मिलके इसके अपोजिट और इक्वल लगाते तभी तो 0 होता। तो अगर जो चीज वर्टेक्स गायब हो उसके कारण लगने वाला फोर्स निकालें, F ड्यू टू Q गायब, और डायरेक्शन सीधे उसका अपोजिट रख लें तो टोटल चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स निकालें, हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F ड्यू टू Q गायब, F नेट ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने अवेलेबल चार्ज है, नहीं तो एक एक करके लगाओ और नेट निकालने बैठ जाओ। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर ये होता तो यहाँ पे Q नेट क्या होता है, F नेट क्या होता है जी, 0। मीन्स टोटल लोग मिलके इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाते तभी तो ये 0 होता। मतलब 0 नहीं होने के पीछे रीजन है कि ये सब लोग इसके कारण लगने वाले फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड में लगा रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दूसरी बात, ये वेक्टर का प्रॉब्लम, क्यों लगने से हम कहते हैं 12th का प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा जी, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज जो होंगे, जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जैसे मान लो ये रॉड है, इस पे चार्ज Q है और इसका लेंथ कितना है जी, L, और ये चार्ज क्या है जी, यूनिफॉर्म है। क्या है जी, यूनिफॉर्म है। मींस Q चार्ज L लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा जी, Q डिवाइडेड बाई L। इसको ही लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं, इसको ही लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं। अब मान लो किसी सरफेस को ले लो जिसका सरफेस एरिया क्या है जी, A, और इस पे चार्ज Q है जो यूनिफॉर्म है। क्या है जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो बोलो जी यूनिट सरफेस पे चार्ज कितना होगा जी, Q डिवाइडेड बाई A होगा कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर M/L होता तो लीनियर मास डेंसिटी, M/A होता तो लीनियर सरफेस मास डेंसिटी। वैसे ही किसी वॉल्यूम में हो, इसमें चार्ज हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
और चार्ज कितना हो जी Q, और वॉल्यूम कितना है जी V। तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज क्या बोलोगे जी, Q डिवाइडेड बाई V। इसको डिनोट करते हैं रो से। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। ये है, मान लो इस पे प्लस चार्ज है। क्या है जी, प्लस चार्ज ये रिंग, जिसका रेडियस है r, और इस पर चार्ज डेंसिटी कितना है जी, लैम्डा। चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। मान लो सेंटर पे एक Q चार्ज रखो, तो उसमें नेट फोर्स कितना लगेगा। तो जब भी कंटिन्यूअस रिंग हो तो इसमें फोर्स निकालना है, तो कोई एक रेफरेंस लाइन ले लो, उससे थीटा डिग्री पे जाकर डी थीटा का स्ट्रिप कट करो। कितने का जी, डी थीटा का। कितने डिग्री पे जाके, थीटा डिग्री पे। थीटा डिग्री पे जाकर कितना का स्ट्रिप कट करोगे, डी थीटा का। इसके वजह से यहां बनेगा वो डी क्यू, वो हो जाएगा लेमडा इंटू इसका लेंथ आर डी थीटा। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो होगा डी एफ छोटा वाला, उसको हम बोलेंगे डी एफ इक्वल टू के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय ए डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखो जी, जो रॉड था उसमें सारे फोर्स सेम लाइन में थे, तो इंटीग्रेशन करना आसान था, सेम डायरेक्शन में थे। इसमें फोर्स देखोगे तो फोर्स का वैल्यू बदल रहा है, तो मुझे फोर्स के कंपोनेंट लेने होंगे। क्या लेने होंगे जी, फोर्स के कंपोनेंट। देखोगे तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो जिसके वजह से आपका इधर एक कंपोनेंट बनेगा डी एफ साइन थीटा, और इधर बनेगा डी एफ कॉस थीटा। समझ में आया बेटा जी। अब ध्यान दीजिएगा, तो डी एफ साइन थीटा सबका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, डी एफ कॉस थीटा सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। अगर सिमेट्रिसिटी से इधर से थीटा डिग्री पे लेते हो इधर से, तो इधर हो जाएगा डी एफ। तो डी एफ कॉस थीटा कंपोनेंट देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा हमारे तरफ डी एफ साइन थीटा। क्या बचेगा जी, डी एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी एफ साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ नेट निकल जाएगा। अब डी एफ का वैल्यू कितना है जी, के क्यू डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, इंटू साइन थीटा। देखेंगे तो के क्यू लेमडा आर बाहर हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट रखेंगे, 0 से 1 राउंड घूमोगे तो यहां तक पहुंचोगे तो कितना होगा जी, पाई। कितना पहुंचोगे जी, यहां से यहां तक पहुंचोगे तो पाई, तो 0 टू पाई। तो हम देखते हैं कि के क्यू लेमडा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। ध्यान देंगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा के क्यू लेमडा बाई आर साइन थीटा -1 कॉस पाई का वैल्यू -1 इंटू माइनस +1 माइनस इंटू माइनस +1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है जी, 1, यानी 1 + 1 क्या होता है जी, 2। तो 2 के क्यू लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा आपका एफ। ये देखोगे सिमेट्रिक लाइन के अलोंग होगा, तो कभी भी कोई भी आर्क लोगे ना जी, तो उससे जो फोर्स निकालोगे या फील्ड निकालोगे, आगे जाके फील्ड पढ़ेंगे, तो उसका एफ नेट का डायरेक्शन हमेशा उस लाइन के अलोंग होगा जो इसको सिमेट्रिक के अलोंग कट कर रहा।
किसके अलोंग कट कर रहा हो जी? सिमेट्रिक लाइन के अलोंग कट कर रहा हो। ये पक्का है, सर्वदा सत्य वचन है। तो कभी भी अगर फोर्स भी निकालना है ना, तो सिमेट्रिक लाइन को लो, उसी से थीटा को वेरिएबल बनाओ। अब प्लस थीटा और माइनस थीटा कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। इसको आगे देखने वाले हैं। मान लो चलो cos थीटा वाला हम कंपोनेंट लेते हैं, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा। क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा। जीरो पे भी जीरो वैल्यू और पाई पे भी पाई, बाकी सारा टर्म रहेगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा जी? जीरो। सिमेट्रिसिटी से भी हमने इसको कैंसल आउट कर दिया था। तो जो एफ नेट होगा हमेशा सिमेट्रिक लाइन के अलोंग, किसके अलोंग होगा जी? सिमेट्रिक लाइन के अलोंग, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर होगा। जब ये बात हुई है तो आर्क का वजह से हम निकाल लेते हैं। आर्क लेता हूं मैं, जिसका टोटल एंगल कितना है जी? थीटा। मैंने बोला इसको सिमेट्रिक लाइन के अलोंग कट करो। सिमेट्रिक लाइन कौन सा होगा इसका? यही होगा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा थीटा बाई 2। मैं यहां से थीटा डिग्री पे जाकर, अल्फा डिग्री पे जाकर डी अल्फा का स्ट्रिप लेता हूं। अल्फा पे जाकर कितना का स्ट्रिप लेता हूं जी? डी अल्फा, यहां से सिमेट्रिक लाइन से अल्फा से। तो ये डी क्यू कितना हो जाएगा जी? बोलो, लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा। तो ये डीएफ होगा जो थीटा डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा जी? लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा। ये डी क्यू, यहां वैल्यू रखे हो क्यू, तो यहां रखोगे क्यू, वैल्यू है के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ऐसी बात है कि पूरा टर्म पिछले वाला बनने वाला है। देखो ना जी, के है, के है, के तो रहेगा ही। उसके बाद बचेगा आपका क्यू, क्यू, ये लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा जी? कॉस थीटा। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा सिमेट्रिक लाइन के लो, तो इंटू कॉस थीटा। तो लिखेंगे जी के क्यू लेमडा बाई आर, कॉस थीटा का इन कॉस थीटा डी, सॉरी कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई, तो इसका वैल्यू आएगा आपका के क्यू लेमडा बाई आर, कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा है ना जी, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। तो ये जाएगा के क्यू लेमडा बाई आर, इसको रखोगे तो साइन थीटा बाई 2 माइनस, उधर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस लगेगा तो माइनस, यानी लिख सकते हो कि -2 साइन अल्फा बाई या थीटा बाई 2। इनफैक्ट ये आ जाएगा 2k क्यू लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। समझ में आया ये बात? तो ये एफ नेट का होगा डायरेक्शन, और हमेशा सिमेट्रिक लाइन के। तो कोई भी आर्क हो, कोई भी आर्क हो, सर्कुलर आर्क हो, पहला धर्म ये बनता है कि उसको सिमेट्रिक लाइन के अलोंग कट करो। तो उस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस हमेशा फोर्स या फील्ड सिमेट्रिक लाइन के अलोंग ही होगा। दिस इज सर्वदा सत्य वचन। इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा कैंसल आउट हो जाएंगे। समझ में? देखो ना जी, सेमी सर्किल का ये था सिमेट्रिक लाइन, तो नेट फोर्स इसके अलोंग हुआ कि नहीं हुआ?
आर्क का सिमेट्रिक लाइन ये बनाया था तो नेट फोर्स ये हुआ। तो कभी भी कोई आर्क दिया हो तो पहला धर्म उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा निकालेंगे जी, सिमेट्रिक लाइन, और उसी के लाइन इसका कंपोनेंट करके कैलकुलेट करेंगे। इस एप्लीकेशन में मान लो कि एक चार्ज सेंटर पे हो, दूसरा चार्ज m मास का उसके अराउंड मूव हो रहा हो, तो किस वेलोसिटी से मूव होगा, ये रिलेशन जैसे हम एटम्स में देखते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज, बाहर में कौन रिवॉल्व हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसके स्टेबिलिटी का रीजन भी यहां से निकाला जा सकता है। देखो देखते हैं उस चीज को, देखो ना, देखते हैं। जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर रखा, बाहर में माइनस क्यू चार्ज, ये बड़ा वाला क्यू ले लेता हूं, माइनस क्यू चार्ज m मास का है जो एक सर्किल बनाते हुए रिवॉल्व होता है जिसका रेडियस है r। तो सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि नहीं, वेलोसिटी इसका v है कि नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा जी, k बड़ा वाला q छोटा वाला q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। m मास है, v वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, वो कितना होगा जी, तो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये अगर बड़ा वाला r लिया हो तो ये वाला बड़ा वाला r स्क्वायर। अच्छा, दोनों बराबर होंगे, इसमें बने रहने के लिए मतलब होना चाहिए कि k बड़ा वाला q छोटा वाला q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई r। आई थिंक r एक कैंसल हो गया, तो v इक्वल टू हो जाएगा k का बड़ा q छोटा q डिवाइडेड बाई r इंटू एम का रूट ओवर। अब ध्यान दो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मान लो एटॉमिक नंबर n, तो कितना प्रोटॉन होगा, n e के बराबर। अब बाहर इलेक्ट्रॉन r nh पे रिवॉल्व हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक है, तो इस फोर्स का वैल्यू बन जाएगा कि बड़ा वाला q की जगह पे n e इंटू e डिवाइडेड बाई आर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू एम वी एन का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर एन। देख रहे हो, यही इक्वेशन बन के हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या कि एन इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन इक्वल टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी एन का स्क्वायर। या n के जगह पे z एटॉमिक नंबर हो तो z रख दोगे, तो ये z ही हो जाएगा, तो k z e स्क्वायर फैमिलियर बनोगे। इस चीज को हम और अच्छे से देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो जी, एटम का स्टेबिलिटी के पीछे रीजन ये भी है, समझ में आया, क्यों इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस अट्रैक्शन के बावजूद भी न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। तो नहीं गिरने के पीछे रीजन है कि वो डिफरेंट ऑर्बिट में फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा है। अब फिक्स भी v से घूम रहा है, यानी कि उसका मोमेंटम भी फिक्स है, यानी फिक्स ऑर्बिट में फिक्स मोमेंटम से घूम रहा है। ये भी उसका एक रीजन दिया जाता है, उसको बोर्स मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बोर्स मॉडल।